अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये जाना है कि डेडलॉक क्या होता है ना। डेडलॉक के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या है ना, यानी नेसेसरी कंडीशंस डेडलॉक के लिए क्या होती है, होल्ड एंड वेट, ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी है ना। हम्म। और इसके बाद हमने ये चीज समझी कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमने समझा कि वन रिसोर्स है, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल डॉट या डबल डॉट, है ना। हाँ जी। एलोकेशन एज और रिक्वेस्टिंग एज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी वो पूछ लेगा कि मान लो पी से आर के लिए कुछ है, पी आई, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि पी ये आई, रिक्वेस्ट। पीआई प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर आर आई रिसोर्स, है ना, इसका मतलब ये होता है, तो ये रिक्वेस्टिंग एज है। इसके अलावा हमने ये सारी इसेंशियल कंडीशंस डिटेल में पढ़ी थी, फिर हमने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स किए थे जो अब तक इसके बेसिस पे थे, ठीक है। और हमने एक वो साइकिल वाली बात सीखी थी। देखो अगर सिंगल रिसोर्स वाला है, मतलब हमारे पास क्या है, सिंगल रिसोर्स है, मतलब रिसोर्स के सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल है, सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा है और हमारे पास साइकिल है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, डेडलॉक है ना। और अगर मल्टी रिसोर्स है तब वो निकालना पड़ेगा, मल्टी इंस्टेंस है तो साइकिल का मतलब नॉट मे ऑलवेज डॉटलॉक, है ना, नॉट ऑलवेज डेडलॉक। एक तो ये क्वेश्चन के पर्पज से आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये वाली बात, ठीक। इसेंशियल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली एज की बात इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा यहां से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराई थी, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि, क्या आ रहा था दिमाग में भी, क्वेश्चन आंसर्स ये वाला। और हाँ, अगर वो कह दे कि मान लीजिए हमारी तीन, मान लीजिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सर्कुलर वेट एग्जिस्ट कर रही है, हमारे किसी टाइम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे सर्कुलर वेट और म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कुछ प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब यह है कि डेडलॉक होगा, तो नहीं होगा। जस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, हाँ, हम्म। पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कब होगी, इफ ऑल फोर कंडीशंस हैपन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, देन 100% डेडलॉक होगा, ठीक है, मतलब कि श्योरिटी होगी। बस ये कुछ, मतलब देखो मैंने आपको समराइज कर दिया यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से, जैसे ये कौन सी एज है इस टाइम पे, रिक्वेस्टिंग है एक तरीके से, है ना, ऐसा चीज पूछ सकता है। क्वेश्चन आंसर जो सुबह मैंने कराया कि मतलब किसी को तीन चाहिए, किसी को चार, किसी को पांच, तो मिनिमम कितने चाहिए कि, अगर 3 4 5 होता, तीन प्रोसेसेस हैं, मिनिमम कितने रिसोर्स होने चाहिए कि डेडलॉक ना हो, तो 2 + 3 5 हम्म। + 4 9, 9 + 1 कर दीजिए 10। तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लोगे ना। तो 90% क्वेश्चन आता है तो ऐसा वाला आता है, 10% वो दूसरा वाला आता है जो उसका दूसरा तरीका मैंने बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है सिंगल इंस्टेंस वाले पे, कि साइकिल बन रहा है हमारे पास, वो कहते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है, कहाँ पे है साइकिल, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, अगर वहां सिंगल इंस्टेंस है और साइकिल हो गया, दैट मीन्स डेफिनेटली डेडलॉक वहां पे प्रेजेंट है। मगर अगर मल्टी रिसोर्स है, मैंने इसके एग्जांपल भी पीछे दे रखे हैं, है ना, सिंगल है तो 100% डेडलॉक है, मल्टी अगर अवेलेबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली साइकिल देख के नहीं कह सकते डेडलॉक है। और कभी कभी ऐसा बन जाता है कि हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या डेडलॉक है क्या, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक इज देयर, बट इट इज नॉट श्योर कि 100% डेडलॉक होगा। बट अगर सारी की सारी नेसेसरी कंडीशंस किसी टाइम पे सिस्टम पे है, दैट मीन्स 100% डेडलॉक है। और मैंने पिछली वीडियो जो अभी पिछले सेशन लिया है, उसमें आपको ये चीज बताई हुई थी, वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप। वहां पे हमने दिखाया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट और होल्डन वेट, ये मैंने तीनों एग्जिस्ट कराई थी, स्टिल वहां पे नो प्रियम्पशन नहीं था तो भी डेडलॉक नहीं आया था। एक में हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटा दिया था तब भी डेडलॉक नहीं था, है ना। तो ये बातें सबको क्लियर होंगी, चले भाई आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, तो ये वही डेफिनेशन है, मतलब ये आपके पास, मतलब हमने पहले कर लिया, बट ये किसी को बिल्कुल थियोरेटिकल पढ़ने हो चीज तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, ओके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की डेफिनेशन, नो प्रियम्पशन की डेफिनेशन, होल्ड एंड वेट की और सर्कुलर वेट की। अब देखो यहाँ पे मैंने सब जगह क्या लिखा हुआ है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, होल्ड एंड वेट है तो पॉसिबिलिटी है, सर्कुलर वेट है तो भी पॉसिबिलिटी। भाई हो तो ये भी सकता है कि केवल एक की वजह से डेडलॉक आ जाए, है ना। लेकिन अगर अबव फोर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट कर रही होंगी साइमल्टेनियसली टुगेदर, देन देयर एग्जिस्ट ए डेडलॉक गारंटी, ठीक है। तो उसकी गारंटी है कि डेडलॉक 100% होगा ही होगा, क्लियर। अब बच्चों हमारा काम जो हमने सुबह समझा था,
हमने क्या चीज देखी थी कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या देख रहे थे कि डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस हमने पढ़नी थी, इनकी वजह से डेडलॉक आता है। ठीक है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और ये सारे मेथड्स क्या है कि डेडलॉक आए तो उसे हैंडल करना है बचाव के लिए कि डेडलॉक सिस्टम में ना आए। डेडलॉक भाई ऐसी चीज थोड़ी है कि हमें चाहिए, बोलिए। हम्म। हाँ जी। डेडलॉक कोई हमारे लिए ऐसी चीज थोड़ी है कि हमारी नेसेसिटी है सिस्टम में डेडलॉक, हम तो इसको अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कंकरेंसी में हम पढ़ेंगे तो कंकरेंसी हमारे फायदे की चीज है, क्योंकि कंकरेंट आप चलाएंगे तो थ्रूपुट बढ़ेगा, काफी सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है कि उसके होने से हमें बहुत फायदा है। ठीक है। लेकिन डेडलॉक से तो हमें नुकसान ही नुकसान है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करें कि डेडलॉक ना आए। ठीक है। तो डेडलॉक कब, यानी हम पढ़ रहे हैं अब क्या, डेडलॉक को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे होगी आकांक्षा, अगर ये जो चार कंडीशंस थी इन चार को मैं होने से रोक दूं, हाँ जी। है ना, मैं कोशिश करूं कि यार नो प्रियम्पशन ना ही बने या म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना ही बने, होल्ड एंड वेट की सिचुएशन ना अराइज हो, है ना, मैं ऐसी ऐसी कुछ कंडीशंस लगा दूं कि भाई ये काम ना हो, तो डेडलॉक हट सकता है ना, फिर तो प्रिवेंट हो जाएगा ना, फिर तो सिस्टम में डेडलॉक आएगा ही नहीं। वही बात है, अगर आप कोशिश करें कि मौसम चेंज हो रहा है ना, फैन ना चलाएं, है ना, आइसक्रीम वगैरह ना खाएं, ठंडी फ्रिज की चीजें ना खाएं, तो जुकाम को या खांसी को या इस चीज को आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं ना। बट चांसेस है फिर भी आ जाए, तो वो आ जाएगा तो फिर अवॉइडेंस करेंगे, हम पता करेंगे बीमारी क्या है, फिर हम उसकी दवाई वगैरह करेंगे। ये बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो प्रिवेंशन में पहली बात बचाओ, किन किन कारणों की वजह से आ सकता है कि मान लो फ्रिज का ठंडा खा के आ सकता है ना, मतलब प्रॉपर कपड़े पहन के ना रहे हम उससे आ सकता है। ठीक। और मान लीजिए हम फैन वगैरह ऑन कर रहे हैं उसकी वजह से आ सकता है, और किसी वजह से आ सकता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे डेडलॉक आने के लिए क्या क्या चीजें थी कि अगर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा तो डेडलॉक आ सकता है। ओके, हाँ जी। चांसेस है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। हम होल्ड एंड वेट में अगर चल रहे होंगे तो डेडलॉक आ सकता है। हम नो प्रियम्पशन में चल रहे होंगे तो डेडलॉक आ सकता है। हम सर्कुलर वेट में होंगे तो डेडलॉक आ सकता है। अब हम कोशिश करेंगे प्रिवेंशन में, बच्चों, बच्चे ना जो गलत लगा के आते हैं, जैसे क्वेश्चन वो वाला आता है, मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन आता है कि बैंकर्स एल्गोरिदम किसकी है, तो जनरली ना हमें प्रिवेंशन लगता है कि डेडलॉक, वो बैंकर से तो हम बचाव कर रहे हैं, है ना, बट वो डेडलॉक अवॉइडेंस की है, अवॉइड करना। अब जैसे ये हमें कभी कभी लगता है ना कि ये अवॉइडेंस की बात है कि हम चीज को अवॉइड कर रहे हैं, बट प्रिवेंशन और अवॉइड करना डिफरेंस है ना। इंग्लिश में हम जनरली इसे चीजों को अवॉइड करना बोलेंगे ना, कि भाई हम ये काम अवॉइड करें, ये काम हम ना करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं कि आप ये काम ना करें। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का बचाव आप कैसे कर सकते हैं कांचा जी, शेयरिंग करके रिसोर्सेज की। शेयरिंग करके रिसोर्सेज की, बट क्या ये हमेशा पॉसिबल है, जैसे मैं एक नियम बना दूं भाई आपको रिसोर्स शेयरेबल रखना है, तो क्या हम्म। हमेशा ये पॉसिबल है। रिसोर्स कि के केस में हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप रिसोर्स को शेयर कर सकें। मान लीजिए प्रिंटर है, क्या आप प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, मतलब एक बार में ये प्रोसेस भी प्रिंट निकाल दे और ये भी, क्या दोनों का प्रिंट आधा आधा निकल के आ सकता है, या मेरा भाई 25% निकाल दे बस, जो नीचे तेरा एरिया खाली रहेगा मेरा तो यहीं आ जाएगा, मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं हो सकता ना, एक बार में एक ही कमांड प्रिंटर में चलेगी ना। क्लियर है। हम्म। तो मतलब प्रिंटर शेयर नहीं हो सकता। बट लाइक जैसे एक फाइल को रीड करना है, ये कोई फाइल है इसको रीड करना है, तो मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन भी रीड कर सकती है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकती है, काइंड ऑफ इसको शेयरेबल बना सकते हैं इन केस ऑफ रीड करना है। बट इसकी फाइल में कुछ राइट करना है तो हम वो काम वहां पे भी नहीं कर सकते, है ना। तो हम्म। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। यानी ओके। कुछ चीजें तो है, जो शेयरेबल चीज है उसको शेयरेबल बना दो तो कुछ हद तक तो डेडलॉक आने के चांसेस घटेंगे ना। हम्म। भाई अगर जो शेयरेबल हो सकती थी उसको भी शेयरेबल नहीं बनाओगे तो डेडलॉक आने के चांसेस और बढ़ेंगे ना। बट जितना मैं कर सकता था भाई मैंने उतना किया, जो जो चीज मैं शेयर कर सकता था वो मैंने करवा दी, जिससे कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डेडलॉक को प्रिवेंट तो किया ना मैं थोड़ा हद तक। अब देखिए होल्ड एंड वेट है, होल्ड एंड वेट को चाहे तो मैं दूर कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं सिस्टम में एक नियम बना दूं, देखो होल्ड एंड वेट को दो तरीके से दूर कर सकते हैं। जैसे आप भी ये जनरल दिमाग से सोचो भाई होल्ड एंड वेट नहीं चाहिए आपको सिस्टम में, परेशानी होती है ना इसकी वजह से। मान लो P1 को, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि P1 को भी R1 R2 चाहिए और P2 को भी R1 R2 दोनों चाहिए, हम पे एक R1 और एक R2 इंस्टेंस मौजूद है ना। अब P1 जब आया उसने मान लीजिए R1 ले लिया और उतनी देर में P2 ने R2 ले लिया, अब होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में फंस गए, ना P1 अपना काम कर पाएगा ना P2 कर पाएगा, है ना। तो हाँ दोनों बैठे जी। रहेंगे, चाहे जिंदगी भर बैठे रहें, काम कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो होल्ड एंड वेट का, अगर निताश्री आप सिस्टम एडमिन हो, आपको कोई नियम बनाने की पावर हो, आप कैसे दूर कर सकते हैं बताइए होल्ड एंड वेट को, क्या नियम बना सकते हैं।
मतलब आप दिमाग से सोच के देखो, देखो दुनिया में चीजें ऐसा तो है नहीं समुद्र मंथन में ये चीजें जनरेट हुई हैं, किसी ने बनाई है ना। जैसे सॉर्टिंग के मेथड्स हैं, आप खुद से भी सॉर्ट कर सकते हो। अच्छा, ताश खेलते हुए आपको पता है कि जब आप ताश खेलते हैं, गांव के बड़े बूढ़े, छोटा बड़ा कोई भी आदमी हो, वो ताश ऐसे ही लगाता है जैसे इंसर्शन सॉर्ट काम करती है। तो किसी को पता भी ना हो, उन्हें इंसर्शन सॉर्ट बचपन से आती है, जो लोग ताश खेल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सॉर्टिंग तो हम करना जानते ही हैं, हमारे पास 10 चीजें रखी हैं, 10 बुक पढ़ी है नंबर से। क्या आप इसको सॉर्ट नहीं कर देते? तो कोई सा तो एक मेथड अप्रोच आप यूज करते ही होंगे शुरू से ही। सर्चिंग है, आप शुरू से सर्चिंग यूज नहीं कर रहे? अगर आपके पास में उल्टे सीधे आपका अभी लिस्ट जा रही है DSSB में कौन कौन सिलेक्ट हो गया है ना, अब क्या वो ऑर्डर में आती है रोल नंबर के? वो तो ऊपर नीचे आती है ना, अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो आती है। तो आप कैसे ढूंढेंगे इसमें? 1 बाय 1 ढूंढेंगे ना। जहां पे सॉर्टेड आती है वहां पे आप क्या करेंगे? बीच में हाफ, ये थोड़ी आप ऊपर से देखना शुरू करते हैं, आप काइंड ऑफ बीच में कहीं देखते हैं। आपका रोल नंबर उससे आ गया तो और आगे ढूंढते हैं, वरना पीछे ढूंढते हैं। तो ये तो बचपन से काम कर रहे हो, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बट वो किसी ने उनके नाम दे दिए। ठीक है, ओके, होल्ड एंड वेट को बताइए कैसे दूर करेंगे? कोई भी, एनी वन फ्रॉम यू, गिव मी सजेशन कि क्या कर सकते हैं। सर हम ये लगा सकते हैं कि जब तक आपको जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, जब तक आपको वो सारे नहीं मिलेंगे तब तक आप किसी को नहीं लोगे। मतलब मिलेंगे या तो सारे लो जितने हाँ, की जरूरत है, या फिर एक भी मतलब। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या काम ऐसे कार आ सकते हैं आकांक्षा? मैंने एक नियम बना दिया। मैंने क्या नियम बनाया? मैंने एक नियम बना दिया, भाई साहब आपको काम ही तब शुरू करना है अपना जब आपके पास जो चाहिए वो मिल जाए, तभी काम शुरू करना। अब मान लो ये P1 और P2 थे, है ना? अब ये हम्म आया P1। अब इसे अगर दिख रहा है केवल R1 ही अवेलेबल है, तो ये R1 को लेगा नहीं जब तक इसे R2 भी नहीं मिलेगा। जब इसे ये दोनों मिलेंगे तब ये अपना काम शुरू करेगा, वरना बैठा रहेगा। समझ में आ रही है हाँ बात क्या जी। बोल रहा हूँ? हाँ जी। मान लीजिए ये चकला है, ये बेलन है ना? अब आपको रोटी बनानी है, तो एक चीज से थोड़ी बन जाएगी। तो हमने नियम बना दिया, अगर दोनों खाली दिख रहे हो तो काम शुरू करो, वरना ये नहीं है कि एक ने चकला उठा लिया, एक ने बेलन, और फिर देख रहे हैं हम रोटी कहाँ से बनाए। कलर सब क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। तो हमने एक ये नियम बनाया कि भाई काम तब शुरू करो जब दिख रहा हो रिसोर्स अवेलेबल हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? अब वापस आते हैं रिसोर्स की टर्म्स में। इससे प्रॉब्लम क्या है? जैसे चकला बेलन में तो चलो ये दोनों चीज बिल्कुल जुड़ी हुई हो गई, बट आपको मान लीजिए एक काम मिक्सी से करना था कुछ, है ना, और दूसरा कुछ काम आपको ओवन से था। ठीक है, आकांक्षा समझ रहे हैं आप? आपका काम क्या हाँ है? जी। आपको मिक्सी और ओवन दोनों से कुछ काम था। ठीक है, मिक्सी में कुछ ग्राइंड करना था और ओवन में कोई चीज गर्म करके खानी थी, है ना? अब एक बात बताइए, P1 को ये दोनों चीज चाहिए थी और P2 को भी दोनों चीज चाहिए थी। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी। बट अगर P1 ने इस टाइम केवल रिक्वेस्ट मान लो मिक्सी की कर लेता, अपना चीज पीस ले भाई, तो रिसोर्स को यूटिलाइज तो कर रहा है। बट इसने क्या नियम कर रखा था कि भाई मुझे दो चीज, मैं जो यहाँ घर में काम करना हो मुझे दो चीजें चाहिए, जब तक हम्म दोनों खाली नहीं होंगे मैं नहीं काम शुरू करूंगा। तो हम्म इस चीज से प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है? देखो, अगर आपने ये नियम बना दिया तो क्या डेडलॉक आएगा बताइए? नहीं। डेडलॉक नहीं आएगा। बट एक दिक्कत आपको दिख रही है, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन पुअर हो रही है। हाँ वो हाँ। यस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर हो रही है। इतनी देर मिक्सी में आप अपना काम, देखो हो सकता है पहले आप मिक्स, एक ऐसा तो है नहीं आप गर्म करके खा भी लेते और साथ साथ मिक्सी पे काम भी करते रहते, एक बार में तो एक ही काम कर पाते ना, शायद। हम्म अगर दोनों आप पैरेलली कर सकते तो होते तो ठीक है, हमें दोनों चाहिए थे, वरना जितना काम इस पे करना था वो तो निपटाते, ये फ्री होता फिर इसका भी काम कर लेते, तभी आप एग्जिट करते सिस्टम से। तो इसमें अगर आपने ये नियम बना दिया तो प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर हो जाएगा। इसको आप दो तरीके से दूर कर सकते हैं, ठीक है? आगे डिटेल में लिखा हुआ भी होगा तो मैं इसको ज्यादा बता नहीं रहा, लिया लिखने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। सिचुएशन आप समझ गए होंगे। हम्म निताश्री क्लियर है? नेहा, यस सर। सबको ये सिचुएशन क्लियर हुई ना? अगर हम इस तरीके की चीज करते हैं, देखो बच्चों, मैंने आज तक कहीं पे भी, मतलब गेट में तो इस तरीके की लॉजिकल चीज बनी है, नेट में भी इवन कभी नहीं देखा इस तरीके का क्वेश्चन कुछ बन रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, या ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। ठीक है, अब स्टिल बट देखो, ये लॉजिकली जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब चीजें आपस में कोरिलेटेड है। और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जैसे स्टारवेशन वगैरह आप पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पढ़ते हैं कि स्टारवेशन आ रही है, यही चीज यहाँ आ रही है। बट जैसे डेडलॉक एक सिचुएशन है, वो कहीं पे भी अराइज हो सकती है। मैंने अभी, मेरे को सुबह प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कराना था, बट मैंने वो टॉपिक रोक के डेडलॉक कराया पहले। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम काम करते हैं ना, उसमें भी कहीं कहीं डेडलॉक आने के चांसेस हो जाते हैं। अब डेडलॉक आपको पता नहीं होता, मैं वो टॉपिक करा रहा होता, तो आपको जबरदस्ती सिरदर्दी सी लगती है, पता नहीं है कि यार डेडलॉक डेडलॉक चल रहा है, और मेरा एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद होता। मैं बीच में समझाने की कोशिश करता डेडलॉक, तभी तो आपको समझ में आ पाता भाई प्रॉब्लम क्या है, कैसे। मैं कहता कि ऐसा करेंगे तो डेडलॉक आ जाएगा, अब आप समझेंगे यार ऐसा करेंगे डेडलॉक का मतलब क्या है, फिर मैं डेडलॉक एक्सप्लेन करता, फिर भी वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता क्योंकि पूरा टाइम थोड़ी लगा पाते। अब डेडलॉक को आपने इन एंड आउट पढ़ लिया, तो वहां पे मेरा इतना ही बोलते ही काम खत्म हो जाएगा कि अगर ऐसा करेंगे तो डेडलॉक आ जाएगा, और आप भी अच्छे से समझ जाएंगे, तो टाइम भी सेव हो जाएगा।
क्लियर हुई? इसलिए वो टॉपिक स्किप करके पहले मैंने ये कर लिया। चलिए, तो यहां पे आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर मैं ऐसा नियम बना देता हूं कि आप काम ही तब स्टार्ट करिए जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, तो क्या इससे डेडलॉक आएगा? डेडलॉक प्रिवेंशन तो हुआ ना, बट रिसोर्स की यूटिलाइजेशन पुअर हो गई, पहली चीज है ना। तो आकांक्षा हम ऐसा काम करते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आपको अपना काम करना था, तो जो जो चाहिए अभी, जो जो की नीड पड़ रही है उससे काम करते रहो, ओके। बट आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी है, कोई और फाइनल चीज चाहिए थी, 1 2 3 वट एवर, वो आपको नहीं मिल रही, तो उसके चक्कर में आप वेट में खड़े हो, है ना। जैसे मिक्सी से आपने पीस लिया, है ना। अब पूरा खाना तैयार करके टेबल पर रखने के लिए तो चकला बेलन भी चाहिए होता है ना। मिक्सी से पीस लिया, कढ़ाई पे गरम कर लिया, खाना बन चुका है, सब काम हो गया, गैस स्टोव सबका काम निपटा लिए, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो बढ़िया से कर लिया। बट अभी चकला बेलन हो गया कहीं पे बिजी। अब देखो, गैस पे आपका सामान भी रखा है, रखा रहेगा ना, जब तक आप सर्व नहीं करोगे तो आप जो भी कढ़ाई में बनाया उसको खाली थोड़ी कर पाओगे। तो आपकी यूटेंसिल्स तो बिजी है ना, जब तक आप सर्व नहीं कर देते। तो ये रिसोर्सेज आपने होल्ड कर रखे हैं कि नहीं। अब आप वेट कर रहे हो चकला बेलन की कि रोटी और तैयार हो जाती, मैं इसको अपने सर्विंग पॉट्स में डाल देती और सारे मेरे रिसोर्सेज खाली हो जाते और कोई और गैस को, कढ़ाई को, इन सब चीजों को यूज कर पाता। सिचुएशन समझिए, है ना। अब वो रिसोर्सेज थे पीटू के पास या किसी के पास, अब ये क्या करेगा, वेट पे जाएगा कि चल ठीक है देख लेते हैं। बट पीटू को मान लो कढ़ाई चाहिए थी, क्योंकि उसको अपना कुछ दाल गर्म करनी थी, रोटी वो बना ही रहा था और खा लेता। बट अब सिचुएशन क्या हुई, कढ़ाई वहां बिजी है और ये इसके पास बिजी है, जिंदगी भर बैठे रहेंगे। डेडलॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने एक नियम बना दिया कि आप क्या काम करेंगे। अगर आपके पास जो रिसोर्स है और आपकी सिचुएशन आई कि आप वेट में जा रहे हैं, तो आप जिन चीजों को होल्ड कर रहे हैं उनको भी छोड़ देंगे। मतलब वेट में अगर आप जा रहे हैं ना, आपकी सिचुएशन बन रही है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, तो वट एवर यू आर होल्डिंग करेंटली यू विल जस्ट लीव दोज प्रोसेसेस या रिसोर्सेज। समझ में आई? यहाँ पे हमने देखो, पहला नियम आपने ये बनाया था कि काम तब शुरू करो जब सब कुछ हो। तो इससे दिक्कत क्या, मान लो मुझे 5 चीजें चाहिए थी, 4 खाली थी, मैं बैठा हूं कि 5वीं आएगी तभी शुरू करूंगा भाई। तो इतने इन 4 पे कुछ तो काम निपटाता ना, तो थ्रोपुट इंक्रीज होती होती या नहीं? तो जबरदस्ती खाली बैठे हैं। अब दूसरा नियम मैंने क्या बनाया है, इस नियम से क्या प्रॉब्लम आएगी वो बताना। मैंने नियम क्या बनाया कि आपके पास, आप अगर रिसोर्सेज हैं कुछ, मान लो मेरे पास 4 रिसोर्सेज है ऑलरेडी, कि R1 R2 R3 R4 मेरे पास है, और मुझे R6 और R7 चाहिए था, बट ये किसी के पास है और ये अभी फ्री नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वेट पे जाऊंगा। हो सकता है जो इनसे काम कर रहा हो 5 मिनट में फ्री कर दे, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना। मैंने नियम ये बना रखा है, आप होल्ड एंड वेट को दूर करना है ना, आप होल्ड करके वेट नहीं करेंगे। अगर आपकी सिचुएशन बन रही है कि आपको वेट करना है, तो जो आपके पास है इनको छोड़ दो। समझ में आई? अब इसे इस टाइम ये मिल नहीं रहे थे, इसकी वेट की सिचुएशन बनी, इसने अपने R1 R2 R3 R4 भी छोड़ दिए। अब समस्या क्या होगी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में, अभी से R6 R7 खाली मिल गए, R2 R3 R4 बिजी हो गए, R1 भी था, तो अब ये A3 लेके बैठा है, A3 नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है बच्चों, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, स्टारवेशन हो जाएगा कि नहीं। मान लो इसको 10 चीजें चाहिए थी, R1 से R10 तक 10 रिसोर्स चाहिए थे, कभी इसके पास 5 है 2 नहीं है, कभी 7 है कभी 2 नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा इसके साथ चलता रहेगा। अब जब इसके पास मान लीजिए 9 थे, एक नहीं था, बट नियम क्या बना रखा है, आप वेट नहीं करेंगे, तो ये 9 के 9 छोड़ देगा। अब कभी ये फ्री होगा तो पता नहीं इनमें से कितने बिजी हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो इस सिचुएशन में स्टारवेशन हो सकता है। क्लियर हो गया होल्ड एंड वेट किस तरीके, बट होल्ड एंड वेट को चाहे तो आप दूर कर सकते हैं। भाई मैंने नियम बना दिया, आप काम ही तब शुरू करोगे जब क्या हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो। तो देखो, आप डेडलॉक के झंझट से तो बच गए, है ना, बट भले से रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर हुआ। अगर अब आपको अब ये लगता हो कि थ्रोपुट या ये चीजें बढ़ानी है, चीजें करनी है, चलो डेडलॉक तो एक सिचुएशन है भाई, जरूरी थोड़ी है कि आपका सिस्टम हमेशा हैंग होता, क्या नहीं होता ना, कभी कभी होता है। तो आप क्या करते हैं उस केस में, भाई मान लो आपने एक टैब खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, काम बढ़िया चल रहा है, जब तक चल रहा है आप खोलते रहते हैं, करते रहते हैं। कभी खोला और इसकी वजह से चल नहीं रहा, तो आप एक डिलीट करके देखते हैं, दूसरा करते हैं, नहीं होता, पूरा सिस्टम ही शट डाउन कर देते हैं। कुछ तो होगा, जब तक बढ़िया चल रहा है तब तक तो अच्छी थ्रोपुट और अच्छा काम कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, क्लियर हो गई? होल्ड एंड वेट को कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक, अब नो प्रियम्पशन को कैसे दूर कर सकते हैं बताइए? बना के क्या उनको प्रिमिटिव, उनको प्रियम्प्टिव मतलब प्रियम्प्टिव बना के, क्या फोर्सफुली प्रियम्प्ट करा के, फोर्सफुली प्रियम्प्ट। अब देखो, इसको फोर्सफुली प्रियम्प्ट कराने से पहले आकांक्षा हमें ये देखना चाहिए, मान लीजिए P1 है, इसको R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, बट R1 मान लीजिए करंटली P2 के पास है ना। अब मान लीजिए P1 के पास और भी 2-3 चीजें थी, इसको सिर्फ क्या चाहिए था, ये तो इसके पास ऑलरेडी है, इसको सिर्फ R1 चाहिए था, काम कर लेता है अपना। तो मैं P2 को
अब P2 किसके पास है पहले मैं ये चेक करूंगा। मान लीजिए P1 को R1 चाहिए और R1 किसके पास है P2 के, तो पहले मैं ये चेक करूंगा P2 रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है। अगर P2 है रनिंग स्टेट में तो मैं वेट कर लूंगा कि कोई बात ना, काम कर रहा है, काम खत्म हो जाएगा, मैं ले लूंगा। बट अगर P2 वेटिंग में है तो मैं इससे फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कराऊंगा रिसोर्स और किसको दे दूंगा, इसको उठा के। समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। जैसे यहाँ पे सिचुएशन होती, P1 ने R1 ले रखा है, इसने R2 ले रखा है ना। अब मान लीजिए P1 को R2 भी चाहिए था अपना काम करने के लिए, तो मैं चेक करूंगा P2 तो वेट में है ना, इसे R1 चाहिए, इन दोनों में से मैं किसी एक के लिए चेक करूंगा। मैंने P1 को चेक किया कि R2 और चाहिए, मैं चेक करूंगा R2 किसके पास है, मुझे पता चला R2 P2 के पास है, तो मैं चेक करूंगा वेदर P2 इज इन रनिंग स्टेट और वेटिंग स्टेट। अगर P2 वेटिंग में है तो मैं इससे फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करा लूंगा और रिसोर्स इसको दे दूंगा, और हो सकता है इसका काम होने के बाद दोनों ये इसको दे दे, कहानी खत्म। समझ में आई या नहीं आई? तो हमने क्या नियम बना दिया नो प्रीएम्प्शन को दूर करने के लिए कि भाई आप चेक कर लीजिए जिस रिसोर्स को आपको चाहिए, है ना। अगर ये जिसके पास है अगर वो वर्किंग स्टेट में है, रनिंग में है, तो अभी कर लेने। भाई रनिंग का मतलब क्या, वो अपना काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो वो 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड कभी तो फ्री करके करेगा, फ्री करेगा मुझे दे देगा, खत्म कहानी। तो नो प्रीएम्प्शन को भी आप दूर कर सकते हैं, मतलब ऐसे नियम बना सकते हैं कि इसको भी दूर करा जा सकता है, इसको भी दूर करा जा सकता है। दूर करने से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। सर्कुलर वेट को दूर करने के लिए जैसे कभी कभी यहां से भी आज तक क्वेश्चन बना नहीं, बट कैसे बनता है, मान लो सर्कुलर वेट क्या कहती है, P1 P2 की वेट कर रहा है और P2 P3 की वेट कर रहा है, P3 मान लीजिए P4 की वेट कर रहा है और P4 मान लीजिए P1 की। इसका मतलब ये नहीं है P1 P2 की कर रहा है, P1 किसी रिसोर्स की कर रहा है वेट जो P2 के पास है, P2 हाँ किसी जी। रिसोर्सेज की वेट कर रहा है जो P3 के पास है, लाइकवाइज ऐसे है ना। तो हम ये नियम बना दे, भाई कोई भी अपने से नेक्स्ट की नहीं करेगा, किसी मर्जी की कर ले वेट, तो सर्कुलर वेट खत्म हो जाएगी ना। और अगर आपने सी पढ़ी है तो स्ट्रक्ट होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, यूनियन होता है और एक होता है इनम। इनम में नंबरिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे इनम डे नाम का आपने बना दिया है ना, आपने लिख दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बाय डिफॉल्ट इस पे नंबरिंग कर देता है वो 0 1 2 3 लाइकवाइज ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे ये P1 प्रोसेसेस का बना दिया तो बाय डिफॉल्ट इनको नंबरिंग दे देगा, तो आप ये नियम बना देंगे 0 वाला 1 की वेट नहीं करेगा, 1 वाला 2 की नहीं करेगा, मतलब अपने से +1 वाले की वेट नहीं करोगे, जिस मर्जी की करो, तो सर्कुलर वेट तो नहीं होगी ना। मान लो P1 P3 की वेट कर रहा है तो इज इट ए सर्कुलर वेट, नहीं। है ना। मान लीजिए P3 P4 की कर रहा है और P4 कर रहा है P2 की, तो सर्कुलर तो नहीं बनेगा ना, बस। तो मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगी इसे किससे दूर कर रहे हैं, तो इनम से दूर कर रहे हैं। और क्या हम म्यूचुअल, अब जैसे यहां से मुझे जो अगर मतलब मैं पेपर सेट करूं कभी टेक्निकली घुमा घुमा के, तो हम ये बना सकते हैं, मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, क्या हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को पूरी तरीके से कोई भी नियम बना के दूर कर सकते हैं? भाई जैसे मैं नियम बना दूं होल्ड एंड वेट का, चाहे उसके लिए मुझे कोई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बट मैं बना तो सकता हूं ना कि आप तब काम शुरू करोगे, जैसे गौरव ने बताया कि जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जो आपको चाहिए, वरना बैठे रहो। तो इससे थोड़ा हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर होगा, बट काम तो डेडलॉक तो नहीं आएगा ना, हम प्रिवेंट तो डेडलॉक को ही कर रहे थे। अब मान लीजिए वही बात है कि आप ठंड में मतलब बाहर ना निकलिए या हवा चल रही है तो आप घर में बैठे रहो, बट बाहर निकलोगे तो चांसेस तो है ना ऐसे। तो बट आप म्यूचुअली एक्सक्लूजन को कोई भी नियम बना के दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही रन करती हैं, लाइक प्रिंटर, लाइक कुछ फाइल जिस पे राइट ऑपरेशन करना है, तो आप इसको अगर साथ साथ चला देंगे ना पैरेलली तो दिक्कत हो जाएगी। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही चलाओ कि पहले P1 अपना काम कर ले फिर इस पे P2 अपना काम करे, अदरवाइज आपका रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 100%, मतलब आप उसको नहीं प्रिवेंट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि इसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। ये बात क्लियर होगी? चले भाई आगे। हाँ जी। ये आपको डिटेल में यहाँ पे है, आपको पढ़ना भी है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 1% भी ये चीज टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% भी, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ज्ञान चाहिए, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी इससे, अब जैसे पेपर तो बच्चों एक ही थोड़ी होता है, इसरो का पेपर होता है ना, निलिट अपना पेपर करा रही है, इसके लिए DRDO अपना आजकल पेपर कराता है ना, ऐसे कितने सारे कंप्यूटर साइंस में। HPSC का प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, UPPSC ने अभी एग्जाम कराया था पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए कराया था। अभी डेसू ने दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है इसने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर दोनों के लिए कराया था, ठीक है। तो पेपर एक ही थोड़ी है, अब उन पेपरों में थोड़ा लेवल की चीजें आ जाती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब जैसे चीज कर रहे हैं तो वो तो सबके लिए हो गई अभी, तो ये तो सर्कुलर वेट, अब मेरे ख्याल से यहां से पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये स्लाइड है, ये आपके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए हैं डेडलॉक अवॉइडेंस पे, कहां पे आ गए हैं?
डेडलॉक अवॉइडेंस पे। मतलब हमने प्रिवेंशन के तरीके पढ़ लिए भाई, कैसे प्रिवेंट करे जा सकता है। अब मान लो प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो हम डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अवॉइडेंस के लिए पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं। वो ये होती है कि एक तो चीज होती है सेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब क्या है? एक चीज ये होती है अनसेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, और एक चीज होती है डेडलॉक स्टेट। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइनों वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं डीटी प्लस बी वगैरह में, ये मेरे हिसाब से सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यही स्लाइड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ डेडलॉक। ठीक है, क्या है ये अभी समझेंगे। अब सेफ स्टेट क्या होती है? जिसमें डेडलॉक नहीं आता है। क्या होती है सेफ स्टेट? जिसमें कभी डेडलॉक नहीं आ सकता, मतलब ऑलवेज डेडलॉक फ्री ऑफ डेडलॉक। फ्री स्टेट, है ना, मतलब जिसमें डेडलॉक आएगा ही नहीं। अनसेफ स्टेट, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक, तो डेडलॉक की इसमें पॉसिबिलिटी है। डेडलॉक स्टेट का मतलब ये तो डेडलॉक है ही, है ना। हेलो, बात समझ रहे हैं? अब हाँ जी। अच्छा, आप मुझे किसी एग्जांपल के थ्रू ये बताएंगे कोई भी, कि जैसे कोई एग्जांपल के थ्रू हमें आप सेफ स्टेट समझाओ क्या है। एनी एग्जांपल, कोई प्रोग्राम का, क्वेश्चन का, किसी भी चीज का, एनी एग्जांपल यू वांट टू गिव। नेहा, कोई एग्जांपल? पूजा? सुबह क्वेश्चन हमारे आंसर किए तो उसके बेसिस पे ही दे दो। हाँ जी। हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं और 2 प्रोसेस है, और हम्म, दोनों प्रोसेस को एक एक रिसोर्स चाहिए, तो कभी भी नहीं आएगा डेडलॉक। समझ रहे हो बच्चों? वेरी गुड आकांक्षा। देखो, अब मान लीजिए सपोज P1 और P2 दो रिसोर्स हैं, इन्हें एक एक प्रिंटर चाहिए, और मेरे स्कूल में 10 प्रिंटर है। डेडलॉक आ सकता है क्या? ठीक है, नहीं। इन्हें दो दो भी चाहिए होते तो डेडलॉक आ सकता है क्या? ये जाएगा दो मांगेगा वो उठा के दे देगा, ये जाएगा दो मांगेगा उठा के दे देगा कि नहीं? बट हाँ जी। आकांक्षा जी, अब अनसेफ स्टेट क्या होती है? हेलो, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या सेफ स्टेट क्या है? भाई मेरे पास इतने हैं कि डेडलॉक आएगा ही नहीं। वो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हो कि ऑलवेज डेडलॉक फ्री हो, तो दैट मीन्स वो रिसोर्सेज अगर आप उतने ले रहे हैं तो वो आपकी सेफ स्टेट है। क्लियर हो गया बात कि नहीं? हेलो हाँ जी। पूजा जी, क्लियर है? सर ठीक है, अब अनसेफ स्टेट क्या होती है एक बार वो देखिए। अब मैं कहूं इसको दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, और मेरे पास प्रिंटर ही दो है। प्रिंटर ही कितने हैं मेरे पास? दो हैं। 2। अब एक बात बताओ, एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, डेडलॉक आया? अब देखो, इसे भी अपना काम पूरा करने के लिए कितने चाहिए थे? दो। 2। इसे भी दो चाहिए थे। एक ये लेके बैठ गया, एक ये लेके बैठ गया, अब मेरे पास बचे कितने? 0। क्या इसका काम पूरा हो सकता है? P1 अपना काम करके बाहर निकल नो सकता है? सर, नहीं। नहीं। क्या P2 का काम पूरा हो सकता है? नहीं। डेडलॉक आ नो गया सर, ना, है ना। तो अनसेफ स्टेट को मैंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डेडलॉक होगा ही। अगर आकांक्षा जी अपना काम ऐसे करते कि ठीक है भाई पहले तू अपना कर ले, पहले ही आया इसने दोनों ले लिए, अब P2 गया कि प्रिंटर देना जरा, हमारे पास है ही नहीं, हम क्या कहते हैं? वेट कर ले, अभी P1 अपना काम कर रहा है। जैसे P1 काम करके, क्योंकि P1 को कोई बाधा थोड़ी आ रही है, उसको दो चाहिए तो दोनों उसके पास है, जैसे ही अपना काम खत्म करके निकलेगा आपको क्या मिलेगा? P2 को दे देंगे उठा के, P2 अपना काम कर लेगा। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अनसेफ स्टेट में पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, ये नहीं है हमेशा डेडलॉक होगा ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? और डेडलॉक स्टेट तो कौन सी होगी? अब मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं कि रिसोर्सेज ही कम है, अब 1 में तो देखो काम चलेगा नहीं, वो तो इनवैलिड रिक्वेस्ट है। वो तो कैसी रिक्वेस्ट है? इनवैलिड रिक्वेस्ट है। डेडलॉक स्टेट कौन सी है? जो अब जब इसने एक एक ले लिया तब आई। क्लियर हुई? तो हाँ जैसे जी। यहाँ पे आप अगर बुक वगैरह देखेंगे, गैल्विन या कोई भी बुक, आपको एक फिगर देखने को मिलेगी। वो फिगर ऐसे होती है, सेफ स्टेट, यहाँ पे सेफ स्टेट लिखा होगा, मान लीजिए पूरी सेफ स्टेट है, कैसे ही बना लो, तो हमने ऐसे ही बना लिया। ये मान लीजिए अनसेफ स्टेट वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, अनसेफ स्टेट, यहाँ पे छोटा सा कहीं डेडलॉक लिखा होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या है। यहां से कुछ लाइनें बनती हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब आप मुझे बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है एवरी सेफ स्टेट इज ए डेडलॉक फ्री स्टेट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। है ना, ट्रू। ट्रू। हर सेफ स्टेट डेडलॉक फ्री स्टेट होगी, ये बात ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं,
एवरी अनसेफ स्टेट इज ए डेडलॉक फ्री स्टेट। false, तो ये बात तो फॉल्स होगी ना। अब मैं बोलूं एवरी डेडलॉक स्टेट इज ए अनसेफ स्टेट, false, ट्रू, कुछ फॉल्स कौन कह रहा है? मेरा लाइन दोबारा सुनिए, एवरी डेडलॉक स्टेट इज ए अनसेफ स्टेट। डेडलॉक आएगा ही कब बच्चों? जब अनसेफ में स्टेट होगी। अनसेफ का मतलब क्या है कि देखो, अगर मान लो मैंने कह दिया मेरे पास 10 रिसोर्सेज होते तो ये तो सेफ स्टेट है, कभी आ ही ना सकता डेडलॉक। बट मान लो अगर मैं कम रखूं तो चांसेस है ना। जैसे सुबह आकांक्षा हमने क्वेश्चन किया कि मान लो P1 को, P2 को, P3 को, P4 को, P5 को मान लीजिए चार चार रिसोर्सेज चाहिए रन होने के लिए, है ना। मेरे पास टोटली 5 है। क्या ये सेफ स्टेट है या अनसेफ स्टेट है? पहले तो ये बताओ। अनसेफ है ना, डेडलॉक आने के चांस है। सब एक एक लेके बैठ जाए, खत्म कहानी, डेडलॉक आ गया। या ये 2 ले ले, ये 2 ले ले, ये 1 ले ले, तब भी तो डेडलॉक है। हाँ जी, मगर क्या 100% डेडलॉक होगा? भाई पहले नहीं, ये आए 5, ये 4 ये ले ले, ये एक हाथ से अपना काम चला ले इतने, फिर जब ये खाली होंगे ये 3 इससे ले ले, अपना काम पूरा कर ले, फिर ये ले ले, फिर ये ले ले, फिर ये ले ले। तो चांसेस तो हैं कि डेडलॉक ना आए। मगर मैं कह रहा हूं डेडलॉक आएगा तो कब आएगा? अगर मैं कह दूं 50 रिसोर्सेज थे, दैट मींस वी आर इन सेफ स्टेट। तो क्या कभी डेडलॉक आ सकता है? नहीं, तो सेफ स्टेट में तो कभी आएगा ही नहीं। तो एवरी सेफ स्टेट इज ऑलवेज डेडलॉक फ्री स्टेट। क्लियर? दूसरा, अगर ये लाइन पूछी जाती है कि एवरी अनसेफ स्टेट इज अ डेडलॉक स्टेट, फॉल्स। एवरी डेडलॉक स्टेट इज ए सेफ स्टेट, फॉल्स। false, एवरी डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ स्टेट, ट्रू। true, आप ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं? बस यही कहानी समझानी थी और कुछ Yes, नहीं है। यहाँ पे मैंने ये लाइनें लिखी हुई भी है, मैं इस फिगर को भी डिलीट नहीं कर रहा। एवरी सेफ स्टेट इज अ डेडलॉक फ्री स्टेट, ये बात, ये मतलब सारी ट्रू वाली बातें हैं। एवरी अनसेफ स्टेट इज नॉट ए डेडलॉक स्टेट। समझ रहे हो आप बच्चों? हर अनसेफ स्टेट का मतलब ये नहीं है डेडलॉक होगा ही होगा। भाई चांसेस है ना बिना डेडलॉक के ही काम चल जाए। हाँ जी, बट एवरी डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ स्टेट। समझ रहे हो? अब इन लाइनों को घुमा फिरा के मैंने आपको बताया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो मतलब वो उन कंडीशंस के बाद, नेसेसरी कंडीशंस के बाद, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डेडलॉक चैप्टर। ओके, फॉर DSSS। ओके, लास्ट चीज हम कर रहे हैं, मतलब आपको उसके अलावा ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम, मतलब एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डेडलॉक अवॉइडेंस की कौन सी एल्गोरिदम होती है? कौन सी एल्गोरिदम करते हैं हम इसमें? बैंकर, बैंकर्स हाँ, एल्गोरिदम। बैंकर सर। ठीक है, कितनी बार बता लिया अभी ये, बैंकर्स एल्गोरिदम। अब बैंकर्स एल्गोरिदम बच्चों होती क्या है, देखना इसे छोटा छोटा करके, इसके अंदर कुछ होता है। मैं इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा क्या है बैंकर्स एल्गोरिदम का। ये बैंकर्स एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन है, गेट 2007 में आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन जस्ट ये इसलिए ऐड कर लिया था इस एल्गोरिदम को समझाने के लिए। आज तक कभी भी किसी टीजीटी पीजीटी में आपने इसका क्वेश्चन नहीं देखा होगा, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस, ऑनलाइन है, कुछ भी आ सकता है। तो जब कर रहे हैं, एक ही टॉपिक बचा है तो कर भी लो, और इससे एटलीस्ट बैंकर्स एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगी क्या होती है। और लास्ट के टॉपिक बचे वो क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अवॉइडेंस में अगर मुझे ये पता चल गया डेडलॉक है, तो यानी अवॉइडेंस में हम डिटेक्ट कर चुके कि डेडलॉक है और कहां पे है। हमें पता चल गया P1 और P2 की वजह से डेडलॉक है, तो मैं इनको टर्मिनेट कर दूंगा, डेडलॉक खत्म। तो डेडलॉक डिटेक्शन हो गया। और उसके बाद रिकवरी का मतलब क्या है? रिकवरी में ये थोड़ी इनको ठीक करेंगे, प्रियम्प्ट, हम क्या करेंगे, एक एक करके टर्मिनेट करना शुरू करेंगे। उसमें भी कई तरीके की चीज लगाते हैं, जैसे रिकवरी में पहली चीज क्या करते हैं, सारों को एक साथ अबॉर्ट कर दो, प्रोसेसेस को अबॉर्ट ऑल द प्रोसेसेस एट वंस। तो मान लो इस टाइम आपके सिस्टम में 5-6 चीजें खुली हुई थी, सबको बंद कर दो इकट्ठा, कहानी खत्म, डेडलॉक आएगा क्या फिर? लेकिन एक तरीका ये भी कहता है कि मान लो आपने 4 थ्रेड्स खोल रखे हैं, या मान लो 4 मूवीज आप डाउनलोड कर रहे हो, चौथी लगाते ही डेडलॉक की सिचुएशन हो गई, किसी का भी काम आप आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये वाली मूवी 99% डिलीट हो गई, मान लो डाउनलोड हो चुकी है, इसका काम 50 हो चुका है, इसका 20, ये जस्ट अभी लगी थी। अगर आप पहले एक को डिलीट करेंगे तो आप किसको अबॉर्ट करने की कोशिश करेंगे? इसको। अभी भी सिस्टम डेडलॉक में आ रहा है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ गए? ये तो जनरल बात है। तो डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अपनी तरफ से क्या पढ़ रहे हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम। अब यहाँ पे स्लाइड अगर सबको क्लियर हो, क्लियर है? मैं इसको थोड़ा जूम कर लूंगा अभी। पहले आप यहाँ पे देख लिए, एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का मतलब प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर नहीं है कि कई आदमी हमारा काम कर रहे हैं, एक ही आदमी है जो काम करेगा। XYZ कितने रिसोर्सेज हैं उसके पास? 3 तरीके के रिसोर्सेज हैं। मान लो ये चकला, बेलन और ये तुम्हारा तवा, व्हाटएवर। सबके हमारे पास कितनी कितनी यूनिट अवेलेबल है? 5-5 यूनिट अवेलेबल है। ओके,
हेलो। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो वेयर एलोकेशन डिनोट्स द नंबर ऑफ, अब जैसे इसने एलोकेशन कॉलम बता दिया और रिक्वेस्ट कॉलम बता दिया, इनका मतलब क्या है? तो बच्चों एलोकेशन कॉलम का मतलब है P0 को XYZ के कितने कितने एलोकेट हुए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब अभी ये कितनी और रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा प्रोसेस सबसे लास्ट में फिनिश करेगा। तो बच्चों इसमें तीन चार तरीके की चीज होती है बैंकर्स एल्गोरिथम में। एक तो एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब एलोकेशन ऑफ आई जे लिख देते हैं कि इस टाइम किस पर्टिकुलर आईएथ रिसोर्स को, मतलब आईएथ प्रोसेस को जे के कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, मतलब एलोकेटेड है। नीड का मतलब कितना होता है, अभी उसे कितने और चाहिए। जैसे यहाँ नीड की जगह यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट लिख दिया, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर जगह वही लिखा होगा, ठीक है। एक चीज है टोटल, यानी उसमें वो लिख देता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब हमारे पास कितने मैक्सिमम है, जैसे इसने हम मैक्सिमम बोल दिया, हमारे पास कितने कितने अवेलेबल है, पांच 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 अवेलेबल है, ठीक है, ओके। और एक चीज हो जाती है रिक्वायरमेंट। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, मान लो अगर मैं कहता टोटल रिक्वायरमेंट एक्स को चाहिए थे 4, मतलब P0 को एक्स के चाहिए थे 4, वाई के चाहिए थे 3 और जेड के चाहिए थे 2, तो ये इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी। उसमें से ये इसे एलोकेटेड है, और ये रिक्वेस्ट कितने ही कर रहा है, अब देखो इसे एक्स के 2 चाहिए थे, तभी तो एक इसे एलोकेटेड है, एक ही अब भी मांग रहा है अपना काम पूरा होने के लिए। हाँ समझ रहे हो जी। बच्चों, वो चीज वैसे निकल जाती है। जैसे P0 को वाई के कितने चाहिए थे, सिर्फ 2, 2 दो। के 2 इसे मिले हुए हैं। जेड के इसे चाहिए थे 4, एक मिला हुआ है, 3 इसे अभी चाहिए। जब ये मिल जाएंगे तभी तो काम आगे चलेगा। बच्चों ये बात क्लियर हो गया क्या, इसका मतलब क्या क्या है? तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं, है ना, आपको और अच्छे से दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है? हाँ जी। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास एक्स वाई जेड, इसके कितने कितने अवेलेबल थे सब बच्चों, बहुत ज्यादा हल्का है यार, ये रीजनिंग एप्टीट्यूड बचपन में करते थे ना, ये वही कहानी है। मैं कहूं भी ना कि ये बैंकर्स एल्गोरिथम है, तुम खुद निकाल लेते, बट चीजें हुआ बना लेते हैं हम दिमाग में अपने। अब हमारे पास P0 को, P1 को, P2 को रिक्वेस्ट ये इतने की कर रहा है, तो हमें रिक्वेस्ट पता है अभी इसे कितनी कर रहा है। पहले तो एलोकेट देख लो, एक्स वाई जेड के, एक्स के, वाई के, जेड के कितने कितने एलोकेट है, 1 इसे, 2 इसे, 2 इसे, 2 इसको अवेलेबल है, 0 इसको, 2 इसको, 1 1 1। अब एक बात बताओ आकांक्षा जी, हमारे पास एक्स के कितने खाली बचे भाई, एक तो P0 लेके बैठा है, 2 P1 2 P2, तो एक्स का तो एक भी नहीं है। अवेलेबल नहीं है। वाई कितने अवेलेबल है, 2 इसने ले एक। रखे हैं, 2 इसने, वाई एक अवेलेबल है ना। और जेड कितने अवेलेबल है, 2। दो। एक टर्म और होती है इसमें अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी वो है कितने अभी हमारे पास अवेलेबल है। ओके बच्चों, समझ में आ रही ठीक है? है। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस वाली नहीं है। तो अब बच्चों आप किसकी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या कहीं कहीं आपको नीड मिलेगा, किसकी रिक्वेस्ट या नीड सेटिस्फाई कर सकते हो, यहां से आपको ये देखना है। अब बच्चों हमारे पास अवेलेबल क्या है, 0 1 2, ऐसी सिचुएशन, क्या मैं P0 की नीड पूरी कर सकता था? P0 को एक्स का एक चाहिए, चलो एक्स तो एक्स है ही नहीं अवेलेबल, तो कैसे पूरी कर दूं? तो P0 की कर नहीं सकता, है ना। P2 की देखते तो इसे भी एक्स चाहिए, तो इसकी भी नहीं कर सकता। अगर बच्चों यहाँ पे भी 1 होता ना, किसी की भी नहीं हो सकती थी, अब सिस्टम डेडलॉक में है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है अभी फिलहाल में, और ये ऐसे ऐसे लेके बैठ गए, ये तो वो है ना एलोकेट जो ये लेके बैठ गए होशियारी में, और इन्हें अभी इतने इतने चाहिए। अब मैं क्या निकालता भाई, मेरे पे एक्स वाई जेड के बच कितने रहे हैं, बच रहे हैं एक्स का एक भी नहीं बच रहा, इसे भी एक्स का एक चाहिए, इसे भी एक्स का एक चाहिए, इसे भी एक्स का एक चाहिए। तो या तो प्रियम्प्ट वियम्प्ट वगैरह कराओ, बट वो रूल तो तुमने शुरू में ही बना रखे होंगे, उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये डेडलॉक की सिचुएशन में आ चुके हैं। या आपने वो रूल बना ही नहीं रखे, तभी ये स्थिति जनरेट हुई है। आपको चाहिए थी कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बढ़िया रहे, थ्रूपुट भी अच्छी रहे, तो आपने कोई नियम नहीं लगाया कि ओल्ड एंड वेट रखना है कि नहीं, ये वो। तो अब बच्चों ये फिलहाल से स्थिति ऐसी होती तो कुछ भी पूरा नहीं हो सकता था, मगर स्थिति क्या है कि आप P1 का काम करा सकते हैं। ये सब बच्चों को दिख रहा होगा भी P1 का काम करा सकते हैं, हाँ। है ना। अब अगर P1 का आपने काम करा दिया, तो चाहे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अपना काम करके निकलेगा। तो एक्चुअली में बच्चों पता है कैसे करता है, मतलब जैसे अगर बीटेक या आप कुछ कर रहे होते हैं, वहां पे जब इस क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो आप क्या करते कि P1 को आप क्या क्या दे दिया आपने, कि 0 उठा के P1 को और कुछ तो दिया नहीं, एक्स के कितने दिए हैं, वाई का एक दिया, तो P1 के पास अब वाई कितने हो गए 1, और जेड कितने हो गए अब उसके पास 3। फिर जब ये निकल जाता तब ये हम अवेलेबल में डालते। मगर एक बात बताओ, आप सिर्फ इतना पेपर में कैसे फास्ट करना चाहिए, हम किसकी नीड पूरी कर पा रहे हैं, P1 की। अब ये कितनी भी देर में हो अपना काम खत्म करेगा,
तो जो इसके पास अवेलेबल है उनको भी तो उठा के इसी में ऐड कर लो बाद में। तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे, एक्स के दो। हो जाएंगे 2, वाई तो इसने ले ही नहीं रखा था तो वाई तो हम पे एक था, एक का एक ही रहेगा, और जेड ये एक और फ्री करके दे देगा। अब हमारे पास अवेलेबल कितने हो जाएंगे, 2, 1 3। एंड 3। ये बात समझ में आती जा रही होगी शायद, हाँ है जी। ना। चाहे मैं इसको देता हूं हटा यहां से। अब P1 आपका मेमोरी से अपना काम करके निकल लिया है, अब ये है ही नहीं। अब आप देखिए इन दोनों में से आप किसकी नीड पूरी कर सकते हैं। आकांक्ष आप पहले वाले की नीड पूरी कर सकते हैं, इसको हाँ, यस, एक्स का P0 चाहिए पूरी है 1, ना। है ना। और आप P2 की देखते, देखो क्वेश्चन गेट में क्या बोला है कि P0 की, P1 की, P2 की या नन सिस्टम डेडलॉक में है। अगर मैंने आपको बताया ये 1 होता तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता कि किसी की भी पूरी नहीं कर सकते, सिस्टम डेडलॉक में है। और अगर ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई तो अब हम देखेंगे। अब आप देखो ऐसा तो है नहीं इन दोनों तीनों में से कोई एक ही लास्ट होता, वो लास्ट। अब देखो क्या मैं P2 की पूरी कर सकता हूँ, P2 को x का नहीं। तो चाहिए था 1 बट y के चाहिए थे 2, तो तो यानी हाँ, P2 की नहीं पूरी हो सकती। तो यानी आप किसकी पूरी कर देंगे, P0 की। तो P0 की। P0 की पूरा करने का मतलब जब भी अपना काम खत्म करेगा तो जो इसके पास था वे भी फ्री हो जाएंगे। तो अब देखो जब ये फ्री करेगा x के हो जाएंगे 3, y के हो 3। जाएंगे 3 और z के हो 3। जाएंगे 4। अब आप किसकी पूरी कर देंगे, P2 की। P2 की। तो P2 जब खत्म होगा तो ये 2 अपने x के फ्री कर देगा, टोटल हो जाएंगे 5, 2 y के फ्री हो जाएंगे 5, एक z का फ्री हो जाएगा 5। दोबारा से कितने हो गए टोटल, जितने थे हमारे 5। पास। तो सबसे लास्ट में कौन हुआ बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये गेट का, और गेट 25 नंबर पे जनरल के लिए क्वालिफाई होता है, 22.5 ओबीसी पे, और 12,500 स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ, 2 साल एमटेक के। ठीक है, तो आप समझ सकते हो गेट के क्वेश्चंस ये मतलब 2 नंबर मायने बहुत रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको बैंकर्स एल्गोरिथम समझ आ गई होगी, क्लियर। हाँ जी। अब बच्चों एक क्वेश्चन जैसे पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट विल बी द सेफ सीक्वेंस। तो 3 सेफ सीक्वेंस दे देता, चौथा दे देता कि सेफ सीक्वेंस कोई है ही नहीं, सिस्टम डेडलॉक में है। तो सेफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, किस सीक्वेंस में मैं इनकी डिमांड्स पूरी करूं कि सिस्टम डेडलॉक में ना आए। तो आपका सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले आप P1 की पूरी करिए, P1। फिर आप पूरी करिए P0 की, फिर आप पूरी करिए P2 की। अगर आपने ऑर्डर चेंज करने की कोशिश की तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डेडलॉक में। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे देगा, ए कुछ ऐसा, बी कुछ ऐसा, सी कुछ ऐसा। तो फिलहाल यहां से देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स एल्गोरिथम आपको समझ में आ गई होगी। और बैंकर्स एल्गोरिथम से हम क्या चीज निकालते हैं, सेफ सीक्वेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कभी पूछ ले कि सेफ सीक्वेंस हम किस चीज में फाइंड आउट करते हैं, तो किस चीज से फाइंड आउट करते हैं, बैंकर्स बैंक। एल्गोरिथम से। और सेफ सीक्वेंस हमें क्या बताता है कि अगर हम सेफ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं होगा। और अगर हमारे पास सिस्टम में कोई सेफ सीक्वेंस नहीं है, व्हाट डज दिस मीन, कि दैट मीन वो सिस्टम इज एन डेडलॉक में है। डेडलॉक। ये सबको क्लियर हो गया भाई अच्छे से, हाँ जी। एवरीवन। पूजा, नेहा, निताश्री, यस सर। गौरव, यस सर। ऊपर ऊपर से मत बोलना बच्चों। देखो पहली बात ये भारी चीज नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आपका डेडलॉक का चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, मैं आपको इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, ठीक। और अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम डेडलॉक के सारे बेसिक, मतलब डेडलॉक के नहीं, सारे चैप्टर्स के शुरू के।